हेलो दोस्तों, मैं मुकेश। स्वागत है आपका हमारे चैनल हाईलाइट स्टडी पे। आज तीसरा दिन है हमारा और आगे हम जानते हैं। पिछली बार हमने जो भी पढ़ाई किया था उससे आगे काम देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हम शुरू करते हैं और चलते हैं आगे। इतिहास इतिहास में पिछली बार हमने वेदों के बारे में पढ़ा था कि जो वेद हमारे होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सब चीज़ें पढ़ी थी हमने। विविध में पढ़ा था, भूगोल में पढ़ा था, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। अब आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं और देखते हैं। वेदों के बारे में पढ़ने के बाद हम आगे जानते हैं कि हिस्ट्री के बारे में जो है कुछ और लोगों ने कुछ बातें बताई थी जिसके बारे में हम देखते हैं। यूनानी रोमन लेखक, यूनानी रोमन लेखक, पहला है टेसियस। कौन सा है? टेसियस। टेसियस जो है यह ईरान का राजवैद था। क्या था? ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, यह क्या था? तो यह ईरान का राजवैद था। ठीक है, भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय था। इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता था। सेकेंड आया हेरोडोटस। कौन सा? हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। अक्सर यह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कंपटीशन में। बहुत से रेलवे में हो, ये सब चीज़ों में जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमें पता भी होना चाहिए। भैया इतिहास अगर हम पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसको पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था क्या? हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुति एवं अफवाहों पे आधारित है। इसका भी सच्चाइयों पे उतना नहीं बोला गया है, इसको भी क्या है? अफवाहों में ही बताया गया है। ठीक है। तीसरे आए सिकंदर जी। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में सिकंदर जो है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस। क्या? निरियाकस, अनेसिक्रटस तथा ऑस्टिलोबुलस। क्या नाम है? ऑस्टिलोबुलस। निरियाकस, अनेसिक्रटस तथा ऑस्टिटोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। ठीक है। अब आती है चौथा, मेगास्थनीज। क्या आती है? मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में, इसने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? इंडिका था। तो इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? किसके विषय में? समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। पांचवें आए डाइमेकस। कौन है? डाइमेकस। यह सीरियन नरेश। कौन नरेश? सीरियन नरेश
एंटियोकस का राजदूत था। डायमेकस जो है यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है, इसका जो संबंध है किससे संबंध है भाई? तो मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है, छठा आया डायोनीसियस। कौन आया? डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी। मिस्र नरेश टॉलमी। डायोनीसियस जो है यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फ्स सॉरी टॉलमी फिलेडेल्फ्स, नाम थोड़ा अजीब है। टॉलमी फिलेडेल्फ्स का राजदूत था। डायोनीसियस जो है यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फ्स का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में आया था। सातवां में आया टॉलमी। कौन आया? टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। दूसरी शताब्दी में क्या लिखा इसने? भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। आठवें नंबर पे प्लिनी। क्या है? प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? नेचुरल हिस्ट्री। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। किसके बारे में बताया गया है? तो भारतीय पशुओं के बारे में बताया गया है, पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है, खनिज पदार्थों के बारे में बताया है। किसमें? नेचुरल हिस्ट्री में, जो बुक लिखी गई है किसके द्वारा? प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। 9वें नंबर पे पेरीप्लस। क्या नाम है? पेरीप्लस। तो पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में क्या है? जानकारी नहीं है। ये जो पुस्तक है इसके लेखक के बारे में क्या है? जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। कब जी? 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था जो ये लेखक है। इसकी पता नहीं चला किसने लिखा था ये। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, 80 ईस्वी पूर्व। पहला हमने पढ़ा था यूनानी रोमन लेखक, दूसरा हम पढ़ रहे हैं चीनी लेखक। अब ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? चीनी लेखक। चीनी लेखक में पहला देखते हैं फाहियान। क्या पढ़ रहे हैं? फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। किसके बारे में वर्णन किया था? मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। क्या बताया जी? मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। दूसरा आता है संयुगन। क्या आता है? संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था ये संयुगन? 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। क्या की थी? बौद्ध धर्म की प्राप्तियां जो है एकत्रित की, जमा किया था। ठीक है। तीसरा है इसमें ह्वेनसोंग। क्या नाम है? ह्वेनसोंग, चाइनीज नाम है ह्वेनसोंग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था।
ह्वेनसांग जो है 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया। कब प्रस्थान किया? ह्वेनसांग जो है 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा, कितने वर्षों की यात्रा? 1 वर्षों की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारतीय राज्य कहाँ पहुंचा? कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। ठीक है, सर्वप्रथम यह कहाँ पहुंचा था? भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा था। भारत में 15 वर्षों तक रुका। कितने वर्ष रुका था ये? 15 वर्षों तक। कौन? ह्वेनसांग। और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। ठीक है, वह बिहार के नालंदा जिला, बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में, आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय था बिहार में, नालंदा जिला में। ठीक है, तो बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया हुआ था। इसके भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। कितने देशों का? 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। इसके अनुसार सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण इसमें बातें हैं। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे जी? आचार्य शीलभद्र थे कुलपति। किसके समय में? ह्वेनसांग के समय में। ठीक है, चौथा है इति संघ। क्या है? इति सिंह। फोर्थ नंबर है इत्सिंग। क्या है? इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। कब आया था जी? 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। 7वीं शताब्दी कब आया था? इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? अपने समय में भारत का वर्णन किया है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण इतिहास में बातें थी। और पिछले बार जो मैंने आपको बताया था, ऋग्वेद के बारे में बताया था, तो इसमें आप ये ना सोचेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। ये एक इंट्रोडक्शन था, इसके बारे में मैं आपको प्रागैतिहासिक काल बताऊंगा। उसके बाद में मैं आपको वैदिक काल जो है वो बताऊंगा। ठीक है, और वैदिक काल में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक है, वैदिक काल के पहले आपको पढ़ना है सिंधु सभ्यता। क्या पढ़ना है? सिंधु सभ्यता पढ़ना है। उसके पहले आपको पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल पढ़ने के बाद में आप पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। उसके बाद में आप पढ़ेंगे वैदिक काल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आप? वैदिक काल पढ़ेंगे। और वैदिक काल में जो है ऋग्वेद वगैरह के बारे में आपको पूरी ज़्यादा ही डिटेल पढ़ने को मिलेगी इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद जो है हम पूरा डिटेल जानेंगे, तो आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं और यहाँ पे बने रहेंगे। इतिहास के बाद अब बारी आती है हमारी भूगोल की। किसकी बारी आती है? भूगोल के बारे में जानेंगे। ये बस अभी मैं एक पेज ही पढ़ा रहा हूँ। अगले क्लास में जो है आपको, यानी कि नेक्स्ट क्लास कल से मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। और इसमें जो है आपको
करंट अफेयर्स वगैरह भी होंगी, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगी, मैं साथ ही साथ वो आपको कराऊंगा। तो क्लास आप बिल्कुल भी मिस ना करें, और जितने भी नोट्स यहाँ पे हैं वो आप देख के कॉपी में नोट डाउन करें, और डिटेल तरीके से मैं इसको आपको समझा के बताऊंगा, लिख के भी बताऊंगा। इसमें ये पिक क्लिक किया हुआ है, ये कल से नहीं रहना चाहिए जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ। तो ये पूरा टाइप्ड ही आपको मिलेगा धीरे धीरे, और आप जो है धीरे धीरे इसको लिखना स्टार्ट करिए, कॉपी में लिख करके नोट्स बनाइए, ठीक है। एक बार बुक ज़रूर पढ़िए, पढ़ के फिर यहाँ पे देखिए, और फिर एक बार बुक पढ़िए, आपको समझिए कि बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा इस तरह से। तो चलिए आगे भूगोल के देखते हैं, भूगोल की तरफ बढ़ते हैं। मैंने पिछली बार भूगोल में पढ़ाया था, उसके बाद आज पढ़ाने जा रहा हूँ भूगोल का। मैंने परिभाषा वगैरह कुछ बताया था, उसके बारे में आज बता रहा हूँ ब्रह्मांड। पहला जो है हमारा क्या बता रहा हूँ, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में कुछ देखते हैं डिटेल्स। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। जिसका अस्तित्व हो, कुछ ना कुछ उसका मायने रहता है, तो उसी को, उसके द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं, एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं यानी कि गैलेक्सीज, आप ऊपर में देखते होंगे ना, बड़ा सा वो आपको दिखता होगा, जिसमें तारे वगैरह आप देखते हो या फिर सन वगैरह देखते हो, तो वो ऊपर से क्या है, वो पूरे उसे कह रहे हैं हम गैलेक्सीज कह रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में जो है सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर, अणु आपने पढ़ा है, अणु एकदम बहुत ही छोटे कण होते हैं, ठीक है, एकदम सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम मतलब क्या, बहुत ही छोटा। तो दूसरे शब्दों में जो है सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगों यानी गैलेक्सीज तक के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, इसके संदर्भ में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, अनेक सिद्धांतों को लाया गया है, जिनमें कुछ निम्न प्रमुख यहाँ पे हैं, वो मैं देखता हूँ, ठीक है। पहला, महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी। आपने पढ़ा होगा पिछली बार क्लास वगैरह में, आपने पहले पढ़ाई की होगी, अगर नहीं पढ़ाई की होगी तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ बिग बैंग के बारे में। बिग बैंग थ्योरी एक्चुअली ये था कि कहा जाता है इसमें कि एक बार आकाश में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसपे कि जैसे कि आप देखते होंगे पटाखे वगैरह जलाते होंगे या फिर, तो उसको छोटे 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 जो पार्टिकल्स वगैरह निकलते हैं, वैसे ही आकाश में एक बहुत बड़ा मतलब विस्फोट हुआ था, उसमें छोटे 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 जो पार्टिकल्स वगैरह निकले थे, वही एक गैलेक्सीज वगैरह बना हुआ था, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी कह रहे हैं, यानी कि विस्फोट सिद्धांत। और उसी के बनने से काफ़ी समय बाद जो है हमारा पृथ्वी वगैरह बना था, और तो आज हमारा जीवन है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे, ठीक है। मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया, ठीक है। इसके बारे में किसने बताया था, तो एब जॉर्ज लैमेंतेयर, किसने बताया था, एब जॉर्ज लैमेंतेयर ने बताया था, ठीक है। दूसरा है साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत। क्या है जी, साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था कल्पना यानी कि स्टीडी स्टेट थ्योरी। ये किसने बताया था, थॉमस गोल्ड एवं हॉर्मन बडी ने बताया था, ठीक है। तीसरा है हमारा दोलन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत जी, दोलन सिद्धांत यानी कि पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। कौन सा यूनिवर्स जी, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, जो किसने दिया था, डॉक्टर एलन संडेजा, डॉक्टर एलन संडेजा ने बताया था। चौथा है हमारा सिद्धांत जो है, कौन सा सिद्धांत है, स्फीति सिद्धांत। कौन सा, स्फीति सिद्धांत यानी कि इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो इन्फ्लेटनरी सिद्धांत थ्योरी,
ठीक है, यह किसने दिया था? अलेन गुथ ने दिया था। किसने दिया था? अलेन गुथ ने दिया था। ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी जो है सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं कि जो यह सिद्धांत है वही सही सिद्धांत है। ठीक है। इसका प्रतिपादन जो है बेल्जियम, इसको आके मतलब कि सही किसी खोज के थ्रू नहीं बताया गया है, इसको अनुमान लगा करके बताया गया है बिग बैंग थ्योरी कि हाँ ऐसा हुआ था। ठीक है। तो इसका प्रतिपादन जो है बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंतेर ने किया था। बाद में रॉबर्ट बेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। किसने व्याख्या की थी? रॉबर्ट बेगोनेर ने। ठीक है। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार यानी बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था। ठीक है। जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। ये क्या था? इनका आयतन जो है अत्यधिक सूक्ष्म था एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था, यानी काफ़ी ज़्यादा तापमान था इसमें। इतना तापमान कि अगर कोई भी चीज़ आप इसमें डाल दीजिए तो तुरंत वह जल के राख हो जाए। समझे? हमारी पृथ्वी पहले क्या थी? एक आग की गोला जैसी थी और धीरे 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 वो ठंडी हुई तो आज हमारा जीवन है। वैसे ही क्या है, जैसे सूरज आप देख रहे हैं ना, वैसे ही यह था एकदम पूरा गर्म, पूरा आग ही आग। ठीक है। तापमान क्या है? अनंत था, इसका कोई अंत नहीं, इतना गर्म था। दूसरा है अत्यधिक संकेंद्र के कारण। किसके कारण? अत्यधिक संकेंद्र के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ। ठीक है। अत्यधिक संकेंद्र के कारण जो है बिंदु का, यानी किसका? बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ। अचानक से एक बार विस्फोट हो गया जिसे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट यानी बिग बैंग कहा गया। क्या कहा गया? बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ। बिखराव होता है ना, जो कोई भी चीज़ विस्फोट करता है। मान लीजिए आप पटाखे वगैरह ही चलाते हैं तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल से उड़ के जाते हैं ना कहीं कहीं, तो वही विस्फोट होता है तो बिखरते हैं। ठीक है। तो बिखराव हुआ जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। ठीक है। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। ठीक है। अनेक पिंड बने। ठीक है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट यानी बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। कितने वर्ष पहले? 13.7 अरब वर्ष पहले। आजकल तो हमारी ज़िंदगी 60 से 70 साल ही होती है। अब सोच लो आप, 13.7 अरब साल पहले महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ था। हमारा जो सौर मंडल है यानी कि जिसमें सूर्य है, पृथ्वी है, शुक्र है, शनि है, ये सब क्या है? ये सौर मंडल है। ठीक है। तो जिसमें ग्रहों का और उपग्रहों का निर्माण हुआ था कितने वर्ष पूर्व? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। ठीक है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 ईस्वी में मैप यानी माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की थी। ठीक है।
नासा द्वारा 30 जून 2001 को, नासा द्वारा जो है 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना, माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब मैप का शुभारंभ किया गया था। मैप एक खोजी उपग्रह है। मैप क्या है? एक खोजी गई उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। किसकी पुष्टि? बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 के निधन के पश्चात उनके सम्मान के मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को डब्ल्यू मैप यानी विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब रखा गया। उन्हीं के नाम पर किया गया, यह रख दिया गया। ठीक है, उनके सम्मान के लिए। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया था। सितंबर 2008 में यह महाप्रयोग असफल रहा। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। इसमें क्या किया गया? प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया था। ठीक है, तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया था। किसका प्रयास? हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया था। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हुए हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। ठीक है, CERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। इसमें ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ठीक है, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल पारमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस, कौन? वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित है। कौन सी थ्योरी? बोसन थ्योरी पर आधारित है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी यानी 100 अरब गैलेक्सीज हैं। कितने गैलेक्सीज है जी? 100 अरब गैलेक्सीज है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा आप देख रहे हो ना, ये एक पूरा आकाश देखते हो आप, इसमें बहुत सारे तारे दिखते हैं। ऐसा आप समझ लो कि एक जो पूरा है वैसा ही कुल मिलाकर कितना बताया गया है? तो 100 अरब मंदाकिनी बताया गया है। यानी कि जैसे कि मान लो कि ये एक छोटा सा हमारा घर है। घर में ऊपर अगर छत पे देखोगे तो छत पे चारों तरफ छोटे छोटे अगर तारे आप लगा दोगे तो ये एक ऐसा पूरा घर है जिसके नीचे एक छोटा सा ऐसा गेंद जैसा मान लो आप, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, जो जिसको हम पृथ्वी बोल रहे हैं, वैसा वैसा घर कितने हैं? 100 अरब बताया गया। आप सोच लो, एक घर अगर इतना बड़ा है यानी एक आकाश इतने बड़े हैं, तो 100 अरब
कितने सारे होंगे, यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी होगी, जो विस्फोट हुआ होगा, कितना विशाल विस्फोट हुआ होगा, तब जाके ये छोटा सा बना पार्ट मेरा, तो मेरा इतना बड़ा हम लोगों को दिखता है ना। तो बहुत सारे ऐसे मंदाकिनीज होंगी जहाँ पे हम लोग जैसे सौरमंडल जैसे ही होंगे, वहाँ पे भी पृथ्वी जैसी होगी जहाँ पे जीवन संभव हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे अभी वैसा नहीं हो पाया है जो हम लोग पता कर पाएँ, इसलिए हम लोग कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं कि हाँ दूसरी जगह भी जीवन है या नहीं, लेकिन होने तो ज़रूर चाहिए। क्योंकि जब हम लोग के यहाँ जीवन हो सकती है, ऐसे ऐसे जब 100 अरब मंदाकिनीज अगर होंगी, तो फिर वहाँ भी जीवन तो संभव है। तो चलिए, प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, ये था हमारा भूगोल, और आज इस पे आप बढ़िया से रिवीजन कर लेंगे, याद कर लेंगे, आगे हम कल डिटेल पढ़ाएंगे। चलिए, अब कुछ बारी आती है हमारे खेल कूद की। ठीक है, खेल कूद की आप निश्चिंत रहेंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल आपका जिम्मा मेरा जिम्मा है, आपका एक सीट कंफर्म होके रहेगा चाहे जैसे भी हो। ठीक है, बस आप यहाँ रेगुलर रहिए, घबराइए नहीं। तो शुरू करते हैं। मैंने कल ओलंपिक खेल के बारे में कुछ बताया था, उसमें से मैं आगे बताता हूँ। ओलंपिक पदक, ओलंपिक पदक, मैंने आपको कल खेल के बारे में कुछ चीज़ें बताई। कहाँ तक मैंने बताया था आपको? ओलंपिक मशाल के बारे में बताया था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ओलंपिक पदक, ओलंपिक मेडल्स। ठीक है, ओलंपिक खेलों के विजेता को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। ओलंपिक जो हमारे मेडल्स होते हैं, ठीक है, वो 3 प्रकार के विजेता को दिए जाते हैं। ठीक है, स्वर्ण, रजत एवं कांस्य। तीनों प्रकार कौन कौन से हैं? स्वर्ण, रजत एवं कांस्य। स्वर्ण पदक 60 मिलीमीटर वृत्त में 1 एवं 3 मिलीमीटर मोटा होता है। स्वर्ण पदक जो है 60 मिलीमीटर वृत्ताकार होता है एवं 3 सेंटीमीटर क्या होती है उसकी मोटाई होती है। ठीक है, जो हमारा शील्ड होता है वो कैसा होता है? 60 मिलीमीटर वृत्ताकार होता है, गोल होता है, और 3 सेंटीमीटर उसकी क्या होती है? मोटाई होती है। ये कौन सी का बना होता है? सोने का बना होता है, स्वर्ण। यह 92.5%, 92.5% रजत परत युक्त 6 ग्राम सोने का होता है। 6 ग्राम सोने का होता है। रजत पदक 60 मिलीमीटर वृत्त, यानी कि 60 मिलीमीटर वृत्ताकार एवं 3 सेंटीमीटर मोटाई होती है। कितनी मोटाई होती है? 3 सेंटीमीटर मोटाई होती है। ठीक है, यह 92.5% रजत का बना होता है। कांच से पूरी तरह शीशा से बना होता है, कांच से बना होता है। स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को मिलता है। प्रथम वाले को स्वर्ण का मिलता है, द्वितीय यानी सेकंड वाले को रजत का मिलता है, और तीसरे थर्ड वाले पोजीशन वाले को क्या मिलता है? कांस्य का पदक मिलता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग जानते हैं आगे। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा जो है, ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा कब से शुरू हुई? 1920 ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक से प्रारंभ हुई थी। किससे? एंटवर्प ओलंपिक से प्रारंभ हुई थी। ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने से पूर्व आयोजक देश की कोई एक खिलाड़ी समस्त प्रतियोगिता देशों के खिलाड़ियों के प्रतिनिधियों के रूप में शपथ ग्रहण करता था। ओलंपिक खेलों के जो प्रारंभ होने से पहले जो होता था, वो आयोजक देश का कोई एक खिलाड़ी, जो देश आयोजन कर रहा है इसका, जो आयोजक देश है, ठीक है, उसके जो कोई एक खिलाड़ी समस्त प्रतियोगी देशों के, जितने भी प्रतियोगी देश जो भाग ले रहे हैं इसमें खिलाड़ी लोग, वे खिलाड़ियों के प्रतिनिधि के रूप में क्या करता था? शपथ ग्रहण करता था।
ओलंपिक खेल समारोह में शुभंकर की परंपरा वर्ष 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से प्रारंभ हुई। ओलंपिक खेल समारोह में शुभंकर की जो परंपरा है वह वर्ष 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से प्रारंभ हुई। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे एवं मेजबान देश की टीम सबसे पीछे रहती है। बाकी देशों की टीमों का स्थान जो है अंग्रेजी वर्णमाला के देश की टीम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में निश्चित होती है। यह अल्फ़ाबेटिकल होता है, ठीक है। अंग्रेजी पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ऐसे जो इसका क्या होता था, गठन होता था, ठीक है। चलिए, ओलंपिक खेलों का जो है टीवी पर विस्तृत प्रदर्शन 1960 ईस्वी के रोम ओलंपिक खेलों से प्रारंभ हुआ था। कब से प्रारंभ हुआ था? उसके पहले ये टीवी वगैरह पे नहीं आया करते थे। कौन से ओलंपिक खेल, ठीक है। 1960 के बाद से यह रोम ओलंपिक खेलों से शुरू हो गया टीवी पर प्रसारित होना। यह खेल टीवी पर भी दिखाए जाने लगने लगे थे। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। एक ही ओलंपिक के सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन से थे? यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स थे। कौन से थे? माइकल फेल्प्स थे, ठीक है। गोल्डन शार्क के रूप में विख्यात फेल्प्स ने गोल्डन शार्क के रूप में विख्यात फेल्प्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने जी? 8 स्वर्ण पदक जीते थे। इसके यानी कि प्रथम आए होंगे। इसके अतिरिक्त फेल्प्स ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में 6 स्वर्ण पदक एवं 6 स्वर्ण पदक एवं 2 कांस्य तथा 2012 के लंदन ओलंपिक में 4 स्वर्ण एवं 2 रजत पदक जीता था। इस प्रकार फेल्प्स ने कुल 18 स्वर्ण, 2 रजत एवं 2 कांस्य पदक सहित कुल 23 पदक जीते थे, जो किसी व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड है। क्वेश्चन आ सकता है आपका जो कि सर्वाधिक जो है ओलंपिक पदक जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो कौन से हैं? माइकल फेल्प्स। इससे पूर्व 18 ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड लार्सिया लटानिया, क्या नाम है? लार्सिया लटानिया का था। इससे पहले जो है 18 ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किसका था? लार्सिया लटानिया का था। लंदन ओलंपिक के बाद फेल्प्स ने ओलंपिक खेल से संन्यास ले लिया। लंदन ओलंपिक खेलने के बाद क्या है? फेल्प्स ने ओलंपिक खेल से क्या किया? संन्यास ले लिया। फेल्प्स से पूर्व एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड यूएसए के मार्क स्पिट्ज का था। किसका था? मार्क स्पिट्ज का था। फेल्प्स से पूर्व एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड यूएसए के मार्क स्पिट्ज का था, जिसने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं के 7 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने जी? 7 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने? 7 स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। किसी ओलंपिक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड रूस का है। रूस ने 55 स्वर्ण पदक 1988 में सियोल ओलंपिक में जीते थे। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एक ऑंग्ल इंडियन
नॉर्मन प्रिजार्ड है। क्या है? ऑल इंडियन नॉर्मन प्रिजार्ड है, जिसने 1900 ईस्वी के द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया था। एथलेटिक्स स्पर्धा में 2 रजत पदक प्राप्त किया था। ठीक है। भारत ने सर्वप्रथम 1920 के ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा। इस दल में 2 पहलवान, 2 एथलीट एवं 1 प्रबंधक थे। इन 4 खिलाड़ियों में फदीपा डरेपा छागुले ने मैराथन दौड़ में 19वीं स्थान प्राप्त किया था। कौन सा स्थान? 19वीं स्थान प्राप्त किया था। इस प्रकार वह भारत के प्रथम मैराथन धावक हुए। महिलाओं की ओलंपिक खेलों की भागीदारी 1900 ईस्वी द्वितीय ओलंपिक खेलों से हुई। ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी का दायित्व निभाने वाली विश्व की प्रथम महिला कनाडा की सोनिया डेनानकोड है। ठीक है। अटलांटा ओलंपिक 1996 में। ठीक है। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? लरीना लाव्यनीना। क्या है? लरीना लाव्यनीना है। ठीक है। जिसने जिम्नास्टिक वर्ग में सर्वाधिक 9 वर्ण पदकों सहित कुल 18 पदक जीते थे। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी लीला राव है। कौन है? मैरी लीला राव है। ठीक है। खेलकूद के बाद अब बारी आती है हमारी विविध की। विविध के बारे में देखते हैं। अभी भारत की प्रथम में ही कुछ बचे हुए हैं, उसी में भी कंटिन्यू करेंगे। ये खत्म होने के बाद आगे हम पुरुष वाले पे जाएंगे। मैंने बताया था अप्रोक्स 30 बताया था पिछली बार, 15 एंड यह आगे 15 है। देखिए, प्रथम महिला पायलट कौन थी भाई भारत की? सुषमा मुखोपाध्याय। कौन थी? सुषमा मुखोपाध्याय। एयरलाइंस में प्रथम महिला पायलट कौन थी? कैप्टन दुर्गा बनर्जी। कौन थी भाई? कैप्टन दुर्गा बनर्जी। बोइंग 737 यानी बोइंग 737 विमान की प्रथम महिला कमांडर कौन बनी थी? कैप्टन सौदामिनी देशमुख। कौन बनी थी? कैप्टन सौदामिनी देशमुख। भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पैराशूटर कौन थी? गीता घोष। पैराशूटर कौन थी? गीता घोष। प्रथम महिला आईएएस कौन बनी थी? ये तो आपको पता होना चाहिए। प्रथम महिला आईएएस कौन बनी थी भाई? अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा। ठीक है। कौन बनी थी? अन्ना जॉर्ज प्रथम महिला आईएएस बनी थी। प्रथम महिला दूरदर्शन समाचार वाचिका कौन थी? प्रतिमा पुरी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगीत समारोह में भागीदारी करने वाली प्रथम महिला कौन थी? एमएस सुब्बुलक्ष्मी 1966। एमएस सुब्बुलक्ष्मी, कितना प्यारा नाम है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी 1966। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन सी थी जी? ओलंपिक खेलों में भारतीय जो है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी जी? बताइए। मेरी लीला रो। क्या नाम था? मेरी लीला रो। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी। ठीक है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम था जी? कर्णम मल्लेश्वरी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन थी? कमलजीत संधू। कौन थी जी? कमलजीत
सन 1970 में 400 मीटर दौड़ का जीता था इन्होंने, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? अमी घिया एवं कंवल ठाकुर सिंह। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज। शतरंज में ग्रैंड मास्टर प्रथम महिला विजेता, शतरंज में जो है ग्रैंड मास्टर प्रथम महिला विजेता भाग्यश्री थिप्से। भाग्यश्री थिप्से कौन थी? भाग्यश्री थिप्से। शतरंज में ग्रैंड मास्टर प्रथम महिला विजेता कौन थी जी? भाग्यश्री थिप्से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंदुल जी। क्या नाम है? इंदुल जी। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एन लम्सडेन हॉकी। कौन थी जी? एन लम्सडेन हॉकी, ठीक है। ये जो विविध के प्रश्न है ये आपको लूसेंट में पूरे नहीं मिलेंगे, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा अलग से भी दिए हुए हैं आपको, ताकि कहीं से कमी ना रह पाए और आपका क्वेश्चन ना छूटे। सारे क्वेश्चन को आप टच करें और बिल्कुल सही सही करें, इसलिए तो ये आज हमारा तीसरा दिन गया, लेकिन चौथे दिन यानी कल से जो है हमारा बहुत चीज़ में बदलाव होंगे, आप नई नई चीज़ें देखेंगे। और मंडे तक जो है हम कुछ नया रूटीन तैयार कर रहे हैं, जिसमें आपको नया रूटीन वाइज हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है उसमें, और उस हिसाब से ही हम सारी चीज़ें शेड्यूल करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसको प्रिपरेशन करने में एक्चुअली थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं टाइम दूंगा तभी तो सारी चीज़ें डिक्लेयर करके कर पाऊँगा कि हाँ कैसे क्या कितना, क्योंकि सिलेबस भी आपका ज़्यादा है और उस हिसाब से मुझे थोड़ा मेंटेन करने में, क्योंकि सारी मुझे स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें देख करके उसमें तब करनी है। ऐसा नहीं है कि बस हाँ ऐसे मैंने बस पढ़ा दिया ये वो, तो ऐसे तो नहीं निकल पाएगा ना, उसके लिए थोड़ी सी भी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, जो मैं कर रहा हूँ। और कोई परेशानी अगर आपको इसमें हो रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, एंड बने रहें आप मेरे साथ हाईलाइट स्टडी चैनल पे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया आपने अगर लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिन्हें नहीं पता, जो पढ़ना चाहते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।